अब जो ये जो फंक्शंस ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना भी कि हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स क्यों ज़रूर होते हैं, क्यों मतलब नीड होती है। तो एसेंशियल फैटी एसिड एक्चुअली हमारे पास एपिथेलियम के अंदर होते हैं, गोनेट्स के एपिथेलियम के अंदर होते हैं, तो वहाँ पे समझ में आ गया कि रिप्रोडक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है कि एसेंशियल फैटी एसिड पर्टिकुलरली अरेचिडोनिक एसिड जो होता है वो हमारे पास यूज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ इकोसोनॉइड्स। इकोसोनॉइड्स हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास 20 कार्बन के फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, उसकी सिंथेसिस के लिए हेल्प कराता है। और इकोसोनॉइड्स जो होते हैं उससे फिर हमारे पास क्या निकलते हैं, उससे हमारे पास निकलता है प्रोस्टेनिक एसिड से हमारे पास क्या बनते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमारे पास बॉडी के बहुत सारे है ना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये कैन हमारे पास हार्मोन्स के तौर पर भी ऐड कर सकते हैं, केमिकल मैसेंजर के तौर पर भी ऐड कर सकते हैं, को एंजाइम्स को फैक्टर्स के तौर पर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर क्या किया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स और है ना दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं वो आ जाते हैं। इसको हम चैप्टर को पूरा प्रोस्टाग्लैंडिन का एक चैप्टर है, उसको इंशाल्लाह मैं सेमेस्टर के बाद ही समझा सकूँगा। अभी तो आप लोग भी बहरहाल टेस्ट के लिए फाइक पढ़ लेना, लेकिन ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो पूरा चैप्टर है वो पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस करवाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पर्टिकुलरली एराचिडोनिक एसिड क्या बनाता है, वो हमारे पास इकोसोनॉइड्स बनाता है और इकोसोनॉइड्स से हमारे पास ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में ये एराचिडोनिक एसिड या जो हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ये अगर हमारे पास ना हो तो हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं हो सकती, सही से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं हो सकती, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ग्लूकोज जो है वो सही से एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा और इससे हमारे पास क्या होगा कि हीट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर हम इनपुट देते हैं तो हम चाहते हैं कि आउटपुट भी अच्छा है। अगर हमारे पास आउटपुट अच्छा नहीं आता तो क्या होता है कि मेहनत वेस्ट हो जाती है और वो क्या होती है, वो हीट के अंदर चली जाती है, यानी कि किसी भी है ना वेस्ट फॉर्म में चली जाती है। तो हमारे पास ग्लूकोज से जो एनर्जी मिल रही होगी वो हीट या वेस्ट फॉर्म में चली जाएगी, उससे हमारे पास एनर्जी जो कि बॉडी को नीड होगी वो नहीं मिल पाएगी अगर हमारे पास ये एसेंशियल फैटी एसिड्स ना हो, ठीक है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है सीरम लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा रखता हूँ, ठीक है। जब मैं लिपोप्रोटीन्स बताऊँगा ना, लिपोप्रोटीन्स एक्चुअली हमारी बुक में भी नहीं लिखे हुए, ठीक है। जब मैं लिपोप्रोटीन्स बताऊँगा तो उस वक्त मैं इसका फंक्शन जिक्र करूँगा कि एसेंशियल फैटी एसिड्स या ये जो फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड्स ये किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि वो लिपोप्रोटीन्स का पूरा टॉपिक इसी के ऊपर बेस करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरी चीज़ जो है वो है इफेक्ट ऑन क्लॉटिंग टाइम। अब क्लॉटिंग टाइम हमारे पास ये क्या करता है, ये इंक्रीज़ करा देता है, यानी कि ये हमारे पास क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज़ कैसे करा रहा है कि ये हमारे पास फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करा देता है, ठीक है। फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी मीन्स कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फिब्रिनोलाइसिस होती रहे, प्लेटिलेट जो है वो प्लेटिलेट की एग्रीगेशन ना हो सके। प्लेटिलेट की अगर एग्रीगेशन जो है वो हमारे पास नहीं होगी तो जाहिर सी बात है, तो जाहिर सी बात समझने में ये आ रही है कि अगर हमारे पास एग्रीगेशन नहीं हो रही मीन्स कि फिब्रिनोलाइसिस बढ़ रही है, तो हमारे पास क्या होगा कि ब्लड को क्लॉट होने में टाइम लगेगा। ब्लड क्लॉट का मतलब ही ये होता है कि हमारे पास ब्लड आपस में प्लेटिलेट्स आपस में एग्रीगेट हो जाएं और हमारे पास ब्लड को है ना बाहर निकलने से रोका जाए, ये जो रप्चर्ड वेसल है उसमें से ब्लड को निकलने से रोका जाए, ठीक है। अब रोका किस वक्त जाएगा कि जब हमारे पास प्लेटिलेट्स एग्रीगेट हो जाएं जल्द से जल्द। अब ये क्या कर रहा होता है कि ये जैसे ही प्लेटिलेट एग्रीगेट्स हो रहे होते हैं तो उसको क्या कर देते हैं ये कि ये हमारे पास फिब्रिनोलाइसिस कर देते हैं, फ़ौरन ही उसकी लाइसिस कर देते हैं, तो हमारे पास जो एग्रीगेशन सही नहीं हो पाती तो क्लॉटिंग के अंदर ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास जो है वो एक फैटी एसिड देते हैं जिसको हम कहते हैं डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेटिना के अंदर, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे पास क्या होता है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक कंडीशन है वो हो जाती है। उसमें हमारे पास क्या होता है कि रेटिना के अंदर पिगमेंटेशन जो होती है वो हो जाती है, मतलब उसके ऊपर डार्क स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं और हमें विजन जो है वो क्लियरली नज़र नहीं आता। तो ये आ सकता है कि एसेंशियल फैटी एसिड से हमारे पास आईसाइट का क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो एसेंशियल फैटी एसिड हमारे पास ये डोकोसा हेक्सानोइक एसिड प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो कि हमारे पास 22 कार्बन वाला एक फैटी एसिड चेन है। अगर ये हमारे पास ना हो तो हमारे पास क्या होगा कि है ना रेटिना के अंदर पिगमेंटेशन ख़राब हो जाएगी, उसके अंदर स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि मोस्टली जो हम लिपिड्स पढ़ेंगे ना, तो लिपिड्स की जो डेफिशिएंसी होती है इसमें एक तो स्किन डिजीज़ बहुत कॉमन है,
एक्जिमा या डर्मेटाइटिस, ये हमारे पास स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। दूसरा क्या हुआ कि हमारे पास अगर ये डेफिशिएंसी है, ठीक है, या हमारे पास क्या हो रहा है कि वो जैसे कि आर्टीरियल वॉल है, उसके अंदर लिखा हुआ है डीजेनरेटिव चेंजेस इन आर्टीरियल वॉल। ये उस वक्त होता है कि जब हमारे पास है ना कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये उस टाइम पे ये आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एचडीएल का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये भी मैं बताऊँगा कि क्या है ये चीज़ें, कि एचडीएल का लेवल कम हो जाता है और है ना वो क्या कहते हैं, जो ट्राइएसाइल ग्लाइसराइड हैं, ये जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इनका भी लेवल इस कंडीशन में कम हो जाता है। आर्थरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, पूफा जो हैं, ये भी कम हो जाते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो हैं वो भी कम हो जाते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अब थोड़ा अब ये बात आई गई तो मैं बता ही देता हूँ कि पूफा और कोलेस्ट्रॉल इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। जहाँ ज़्यादा पूफा वहाँ कोलेस्ट्रॉल कम, जहाँ पूफा कम वहाँ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है, वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल को लेके आता है, ठीक है, लिवर से बॉडी की तरफ, ठीक है। लिवर से बॉडी की तरफ कोलेस्ट्रॉल को कौन लेके आता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेके आता है, ठीक है। अब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन उतना कोलेस्ट्रॉल उस जगह पे लेके आएगा जितना हमारे पास कम होगा, पूफा कम होगा, ठीक है। अब जैसे ही बॉडी के अंदर पूफा बढ़ने लगेगा ना, तो हमारे पास एचडीएल जो है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वो क्या करेगा, वो हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को प्रोवाइड कर देगा पूफा, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से कोलेस्ट्रॉल लेके दोबारा लिवर की तरफ चले जाएगा। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करेगा कि है ना वो लिवर की तरफ कोलेस्ट्रॉल लेके चले जाएगा बॉडी से, और है ना जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होंगे उनको पूफा प्रोवाइड कर देगा, ताकि फिर वो सेल वगैरह को प्रोवाइड कर सकें और वो अपनी है ना और जो लिपोप्रोटीन्स, दूसरे जो लिपोप्रोटीन्स वगैरह हैं वो बना सकें। तो ये चीज़ याद रख लेना कि पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जितना बढ़ेगा उतना हमारे पास बॉडी के लिए फ़ायदा है, ठीक है। यानी कि उसके लिए एक लिमिट के अंदर, हर चीज़ लिमिट में ही रहती है, तो एक लिमिट के अंदर जितना पूफा बढ़ेगा उससे हमारे पास क्या होगा कि आर्थरोस्क्लेरोसिस के चांसेस कम होते जाएंगे। लेकिन जितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा उतना हमारे पास आर्थरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और जितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा उतना हमारे पास हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी कम होंगे, लेकिन एलडीएल बढ़ावा होगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी ये चीज़ याद रख लेना।